आप सभी को एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत है। सीडीपी के क्लास में हम लोग लेवल 2 का सिलेबस को अगर देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक पोर्शन है किस नाम से, इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी। इससे पहले के सेशन में हम लोग ये जो आपका क्रिएटिविटी वाला टॉपिक है ये हम कंप्लीट करा चुके हैं पहले ही। आप क्रिएटिविटी वाला टॉपिक देख लीजिएगा, वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन में वो डला हुआ है, उसका नोट्स भी आपका बना हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंटेलिजेंसी वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें आपका तीन कैटेगराइजेशन किया गया हुआ है। पहला है आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी, सेकंड है आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी एंड थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंसी। तो ये आपका इंटेलिजेंसी वाला जो चैप्टर है ये तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी के बारे में, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंसी एंड देन इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल तीन क्लासेस आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी, तीन क्लासेस, और साथ ही साथ तीन नोट्स भी आपको देखने को मिलेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अट्रैक्टिव नोट है। आप एक ही बार में सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे कि हम लोग आज देखेंगे इंटेलिजेंसी के बारे में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा इंटेलिजेंसी के बारे में जानना है, आईक्यू के बारे में जानना है, ईक्यू के बारे में जानना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे कि सीडीपी का कितना कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इंटेलिजेंसी वाला टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी शब्द सुन करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है? पहले आप ये सोचिए कि जैसे ही आप सुनते हैं इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता या बुद्धि, इंटेलिजेंट, ये सब सुनकर आपको क्या आ रहा है? दिमाग में क्या आ रहा है? दिमाग में जो आ रहा वही चीज है इंटेलिजेंसी। सबसे बेसिक चीज है समझने का। तो बुद्धिमत्ता क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है? अगर हम लोग साइकोलॉजी की भाषा में देखें इंटेलिजेंसी क्या है, तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स मानसिक क्षमता है जिसमें क्या क्या शामिल है आपका? तर्क संगत सोच, समस्याओं को हल करने और नए परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाती है। यानी कि एबिलिटी टू लर्न, क्या क्या चीज आप सीख सकते हैं। इंटेलिजेंसी अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी नया प्रॉब्लम को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप नया प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेकंड, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास इंटेलिजेंसी है। आप कोई नया कोई चीज आप सीख रहे हैं, आपके पास सीखने की एबिलिटी है, तो आपके पास क्या है? इंटेलिजेंसी है। और ये इंटेलिजेंसी जो है सभी जीवों में पाई जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान में पाया जाता है। आप कुछ जानवर भी देखे होंगे जो काफी तेज होते हैं। और हम लोग यहाँ बात करेंगे चाइल्ड को रेफरेंस में रख करके, एक बच्चा को रेफरेंस में रख करके, कि एक बच्चा में कितने प्रकार की इंटेलिजेंसी पाया जाता है और वो किस प्रकार से इंटेलिजेंसी का यूज करके अपना डे टू डे वर्क को फंक्शन करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो यहाँ आपको इंटेलिजेंसी समझ में आ गया कि इंटेलिजेंसी एक एबिलिटी है जो क्या क्या सीखने में हम लोगों को हेल्प करती है। कोई भी नया चीज सीखने में हेल्प करती है, कोई नया प्रॉब्लम फाइंड करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। और आपके पास कोई अगर नई परिस्थिति आ गई उसके अनुकूल होने की क्षमता दर्शाती है। जैसे अभी आपका जेटेट का सिलेबस दिया हुआ नहीं था तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे थे आपको। बट जैसे ही आपका नया सिलेबस आया हम लोग क्या किए? स्विच कर गए नए सिलेबस की ओर। यानी कि एक नया परिस्थिति आया, एक नया परिस्थिति के अनुकूल आप अपने आप को ढाल ले रहे हैं। दैट मीन्स यू हैव सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी, सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी जो आप हैंडल कर पा रहे हैं चीजों को। तो यहाँ आपको इंटेलिजेंसी समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें आप देखेंगे तो इंटेलिजेंसी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो इंटेलिजेंसी में सबसे पहले आपका इन्वॉल्व होता है वो है आपका मेंटल एबिलिटी। इसमें मानसिक क्षमता एबिलिटी इन्वॉल्व होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेलिजेंसी का सीधा साधा रिलेशन किसके साथ है, तो इंटेलिजेंसी का सीधा साधा रिलेशन आपका मानसिक क्षमता के साथ है। आपका माइंड किस लेवल पर चीजों को प्रोसेस कर रहा है, यही चीज है इंटेलिजेंसी। क्लियर हुआ आपका? इंटेलिजेंसी किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है। माइंड से रिलेटेड है, मेंटल एबिलिटी है। अब मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है? जैसे लॉजिकल रीजनिंग आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आएगा, प्लानिंग करना, ये सारा आपका मेंटल एबिलिटी का खेल है। तो इसमें आप क्या क्या करेंगे? पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। कहाँ से सीखेंगे आप? एक्सपीरियंस से। सेकंड, आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे, और थर्ड, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बाकी चीजें लिखा हुआ आप उसको पढ़ सकते हैं, बट आप समझ जा रहे हैं तो काफी है। पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं कोई चीज की रिटेंशन जब आप करते हैं। जैसे आज आप इंटेलिजेंसी वाला चैप्टर पढ़े, फिर 4-5 दिन बाद फिर आपको याद आ रहा है इंटेलिजेंसी चैप्टर, तो आप क्या किए? इंटेलिजेंसी में जो भी चीज पढ़े उसको आप रिटेन कर पाए। फिर उस जो भी नॉलेज आप रिटेन किए उसके बेसिस पर आप कोई नया नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब आप एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं और अपना इंटेलिजेंसी का यूज कर रहे हैं।
तो हम लोग क्या देखते हैं कि बाल विकास में इंटेलिजेंसी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे हम लोग को क्या क्या पता चलती है। पहले तो बच्चे की सीखने की क्षमता पता चलती है। हम लोग क्या जानते हैं कि आपको स्कूल में बच्चे मिलेंगे, हर एक बच्चे का इंटेलिजेंसी अलग अलग होगा। इससे पहले हम लोग बात किए थे कि इन्वायरमेंट अलग होगा, हेरिडिटी अलग होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हर एक बच्चे का इंटेलिजेंसी अलग अलग होगा। इंटेलिजेंसी अलग अलग होगा तो सीखने का रेट भी अलग अलग होगा, उसको सिखाना भी होगा आपको उसी हिसाब से। तो वहां पर ये वाला जो जो चैप्टर आज आप पढ़ रहे हैं, ये आपका काम आएगी कि आप कैसे डिफर करेंगे सारे बच्चों को। तो ये बच्चों को सीखने की क्षमता, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट और शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती है। और इसीलिए आपके लिए इंटेलिजेंसी पढ़ना जरूरी है और जेटेट के सिलेबस में दिया हुआ है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षक को बच्चे के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को समझने में हेल्प करती है। और उसी आधार पर क्या करते हैं आप, प्रॉपर टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं आप, टीचिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट अ मिनट, टीचिंग स्पेलिंग गलत हो गया। तो आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट का सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट इंटेलिजेंसी, आप क्या करते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी को अप्लाई करते हैं। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी आप कौन सा अप्लाई करेंगे, ये भी हम लोगों को कहाँ से पता चलती है, आपका आपका इंटेलिजेंस से पता चलता है, बच्चे की मानसिक क्षमता से पता चलता है कि आप किस प्रकार के टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करेंगे सो दैट लर्नर मैक्सिमम चीजों को गेन कर सके। नेक्स्ट पार्ट, बुद्धिमत्ता की परिभाषा है। देखिए ये सारा परिभाषा जेटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूछा जाता है जेटेट के एग्जाम में कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया। इससे पहले के क्वेश्चन पेपर में हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे अल्फ्रेड बिनेट के। तो अल्फ्रेड बिनेट आईक्यू का जो जन्मदाता है यही है, अल्फ्रेड बिनेट ने ही आईक्यू का जो सिद्धांत है वो हम लोग देखेंगे अभी, आईक्यू क्या होता है क्या नहीं होता। तो आईक्यू का भी जन्मदाता ये अल्फ्रेड बिनेट है। और अल्फ्रेड बिनेट ने क्या कहा कि बुद्धिमत्ता, या हम लोग इंटेलिजेंसी बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में आप समझ में आ गए, इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता होती है। तो इंटेलिजेंसी वो क्षमता है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण को समझने, समस्या को हल करने और नए ज्ञान को सीखने में सक्षम सक्षम होता है। अल्फ्रेड बिनेट का कहना है कि इंटेलिजेंसी एक एबिलिटी है, एक क्षमता है जिससे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपने वातावरण को समझ सकते हैं, समस्या को हल कर सकते हैं और नए ज्ञान को वो सीख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसी कहते हैं। ये कहना है अल्फ्रेड बिनेट का। अब हम लोग मूव करेंगे डेविड वेक्सलर की तरफ। तो डेविड वेक्सलर ने क्या कहा कि इंटेलिजेंसी किसी व्यक्ति की सोचने, तर्क करने, सीखने और अनुभवों से अनुकूलित बिहेवियर प्रदर्शित करने की क्षमता है। यानी कि किसी व्यक्ति के पास अगर इंटेलिजेंसी है तो वो क्या कर सकता है, वो सोच सकता है। जैसे आपके पास इंटेलिजेंसी है तो आप सोच सकते हैं कि आप कैसे प्लानिंग करेंगे चीज़ों को। एग्जाम नज़दीक है तो आप पढ़ने की स्पीड को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा होगा। फिर आप तर्क कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पर आप अपने भाई बहन घर वालों से क्या कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। फिर आप सीख सकते हैं और अपने अनुभवों से आप अनुकूल बिहेवियर जो है प्रदर्शित करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा माहौल है, कोई दुख का माहौल है, कोई किसका माहौल है, सैड माहौल है, क्या आप वहां जाकर हंसते हैं? आप हंसते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंसी है। बट जिसके पास इंटेलिजेंसी नहीं होगा वो क्या होगा, उसको माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माहौल कैसा है, सिचुएशन कैसा है, उसको जो करने का मन करेगा वो कर देगा। इसका मतलब वहां पर उसके इंटेलिजेंसी लेवल बहुत ही लो है, या तो है ही नहीं या तो बहुत ही लो है। तो आप अगर वातावरण, इन्वायरमेंट के अनुकूल बिहेवियर दर्शा रहे हैं तो अभी क्या है, आप इंटेलिजेंट है, आपके पास इंटेलिजेंसी है। जीन पियाजे का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंसी का मतलब अनुकूलन की प्रक्रिया, जो अभी अभी हम लोग बात की कि अगर आप एडोप्टेशन कर पा रहे हैं चीजों को तो क्या है, आपके पास इंटेलिजेंसी है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो यहाँ से आपको इंटेलिजेंसी का डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है, आपको समझ में आती है कि इंटेलिजेंसी क्या होता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाए। इस स्लाइड को आप दिमाग में रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ये 8 थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी और इसके थ्योरिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे आपका सिंगल फैक्टर थ्योरी बिनेट के द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा सिंगल फैक्टर थ्योरी दिया गया। सारा थ्योरी हम लोग बात करेंगे, बट आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बात कर रहे हैं कि पहला चीज कि आप इन सारे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी के थ्योरिस्ट के नाम, कि किसने कौन सा थ्योरी दिए, ये आपका दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक या दो क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म आने वाली है। तो ये सब जिसमें हम बताएंगे आपको कि कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उन सारे स्लाइड को आप एकदम रट लीजिएगा। अगर आप दिमाग में रख नहीं पा रहे हो तो, ऐसे रट्टा फिक्शन को हम कभी अलाउ नहीं करते हैं, बट अगर आप दिमाग में रख नहीं पा रहे हैं तो इसको आप रट लीजिएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि सिंगल फैक्टर थ्योरी विनेट के द्वारा दिया गया। टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो टू फैक्टर थ्योरी आपका स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। ट्राइआर्किक थ्योरी आपका दिया गया स्टर्नबर्ग के द्वारा। मल्टी फैक्टर थ्योरी ये दिया गया आपका थ्रोनडाइक के द्वारा। सेवन फैक्टर थ्योरी ये आपका दिया गया थर्स्टोन के द्वारा। मल्टीपल इंटेलिजेंसी के थ्योरी ये दिया गया आपका गार्डनर के द्वारा। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंसी के थ्योरी ये आपका कैटल के द्वारा दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल का थ्योरी गिलफर्ड के द्वारा दिया गया। ये आटो का थ्योरिस्ट का नाम आप याद रखिएगा किसने ये थ्योरी दिया। बट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग सारा ऑटो डिस्कस नहीं करेंगे, ऑटो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल्ड में बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ सिंगल का बात करेंगे, टू फैक्टर की बात करेंगे, ट्राइआर्किक की बात करेंगे, मल्टी का बात करेंगे और फिर मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी का हम लोग बात करेंगे। तो टोटल 5 थ्योरीज की बात करेंगे, बाकी 3 थ्योरी मिलता जुलता है। आप अपने से भी इन सारी चीजों को गूगल करके पढ़ सकते हैं या कहीं और से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी। तो ये स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी दिया गया किसके द्वारा? तो चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, जो कि एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। और कब दिया गया? 1904 में दिया गया। तो स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धिमत्ता का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने क्या कहा कि बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंसी जनरल, एकल, सिंगल और जनरल कारक से संचालित होती है, जो सभी मानसिक गतिविधियों में समान रूप से कार्य करता है। अब इसको आप समझिएगा कि स्पीयरमैन में 2 फैक्टर बताया। एक फैक्टर बताया कि जनरल फैक्टर और एक दूसरा फैक्टर बताया एस फैक्टर, जिसके कारण इस थ्योरी का नाम पड़ा आपका स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। क्यों? इसमें 2 फैक्टर काम कर रहा है पूरा का पूरा इंटेलिजेंसी को डिफाइन करने में। तो आप समझ में आ रहा थ्योरी क्यों दिया गया? इसमें आपका 2 फैक्टर काम आ रहा थ्योरी को डिफाइन करने में। एक हो गया आपका जी फैक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल फैक्टर या जनरल एबिलिटी, और कॉमन एबिलिटी जो कि आपका जन्मजात होती है, यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। तो जी फैक्टर जो है ये आपका जन्मजात प्रवृत्ति है। कैसा है आपका? जन्मजात। आपका जन्म होते ही आपको जी फैक्टर आपको प्राप्त हो गया। ये पहला फैक्टर है जो इंटेलिजेंसी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगी, जिसके ऊपर इंटेलिजेंसी डिपेंड होगा। तो ग्रेटर जी इन एन इंडिविजुअल लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस। जितना ज्यादा जी होगा, यानी ज्यादा जी तो सक्सेस क्या होगा? ज्यादा सफलता। ये पूछा जाता है कभी कि अगर किसी में अगर जी फैक्टर ज्यादा है तो क्या वो ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा? तो यस, अगर उसमें ज्यादा जी फैक्टर है तो वो ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा अपना जीवन में। पहला पॉइंट याद रखना, शॉर्ट फॉर्म होता है जी का जनरल, जी फैक्टर जनरल फैक्टर, जो कि आपका जनरल एबिलिटी है या कॉमन एबिलिटी है। और ये आपका यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी है, जन्मजात होती है। और जितना ज्यादा जी फैक्टर होगा उस वो जीवन में उतना ही ज्यादा क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। सेकेंड फैक्टर है स्पीयरमैन का, वो है एस फैक्टर। एस फैक्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज। ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज या हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। क्या कहते हैं हम लोग? स्पेसिफिक फैक्टर। यहाँ दोनों लिखा हुआ जी फैक्टर जनरल फैक्टर, एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। और ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये या स्पेसिफिक एबिलिटीज हम लोग कह सकते हैं, ये हम लोग इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। कहाँ से एक्वायर करते हैं? इन्वायरमेंट से। यानी कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। सीख सकते हैं यानी कि इसे हम लोग लर्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। कहाँ से लर्न करेंगे हम लोग? वातावरण से, पर्यावरण से लर्न करेंगे। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। अपने चारों ओर के पर्यावरण से हम लोग इस फैक्टर को एक्वायर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वेरी करता है, बदलती रहती है हर एक व्यक्ति में, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, जिसके कारण एस फैक्टर क्या है? वेरिएबल है। बट जी फैक्टर जन्मजात होती है। अब यहाँ पर और एक बढ़िया से दिया हुआ है, ये दोनों ही आपका जनरल फैक्टर यानी कि जी फैक्टर और ये आपका एस फैक्टर, ये दोनों ही आपका डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। आप जी फैक्टर जो है गिफ्ट ऑफ नेचर है। क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि ये आपका जन्मजात है। क्या है? आपको जन्मजात है। अगर नेचर आपको नहीं दिया अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन तो आपके पास इंटेलिजेंसी कम होगा, ये जन्मजात है। बट ये गिफ्ट ऑफ नर्चर है, यानी कि ये आप क्या कर सकते हैं? ये आपका पर्यावरण से प्रभावित है। क्या? ये पर्यावरण से प्रभावित, पर्यावरण से प्रभावित है। पर्यावरण जैसा होगा, माहौल जैसा होगा, आपको उसी टाइप के एस्पेक्टर आपको जुड़ते जाएगा आपके जीवन में। ये आपके इनबॉर्न एबिलिटी है, ये लर्न एबिलिटी। इसे क्या कर सकते हैं आप? इसे आप सीख सकते हैं। ये आपका जन्मजात है। ये जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ हम लोग इन्वायरमेंट से इसे एक्वायर कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है। ये क्या आपका? कांस्टेंट है। ये क्या होता है आपका? स्थिर होता है। कौन सा? जी फैक्टर आपका स्थिर होता है। बट ये क्या होता है आपका? वेरिएबल होता है, यानी कि ये बदलती रहती है। ये क्या आपका? वेरिएबल है।
और यूज्ड इन एवरी डे एवरी लाइफ एक्टिविटी ग्रेटर इन सक्सेस लाइफ इंडिविजुअल डिफर, और ये हर एक में अलग अलग होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी हर एक में क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। कौन सा आपका, एस फैक्टर। तो अभी आपसे पूछ दिया जाए कि जी फैक्टर कांस्टेंट होता है कि एस फैक्टर कांस्टेंट होता है, तो जी फैक्टर स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, बट एस फैक्टर क्या होती है आपका, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आपको जी फैक्टर और एस फैक्टर आपको समझ में आया कि जनरल फैक्टर क्या होता है और एस फैक्टर क्या होता है। ये थ्योरी आपके स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया 1904 में दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। दो फैक्टर है, एस फैक्टर और जी फैक्टर। आपको क्लियर हो गया एस फैक्टर जी फैक्टर। अब हम लोग बात करेंगे थॉर्नडाइक्स मल्टीफैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक का मल्टीफैक्टर थ्योरी। अब हिंदी वाले भी इसमें, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका हिंदी हम ट्रांसलेट कर रहे थे, बहुत ही बेहुदा हिंदी दिख रहा था वहां पर, बढ़िया ट्रांसलेट हो ही नहीं पा रहा था। तो हम यहाँ लिख देंगे जो जो भी आपका हार्ड वर्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। तो मल्टीफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, पहला पॉइंट तो यही याद रखना है आपको, थ्रोनडाइक के द्वारा। किसके द्वारा, थ्रोनडाइक के द्वारा आपका मल्टीफैक्टर थ्योरी दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि मल्टीफैक्टर थ्योरी किसने दिया, तो थ्रोनडाइक ने दिया। तो थ्रोनडाइक का विश्वास था ये कि जनरल एबिलिटी नाम का कोई चीज होता नहीं। क्या बिलीव करते थे थ्रोनडाइक, थ्रोनडाइक बिलीव दैट देयर वाज नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी, यानी सामान्य योग्यता नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। ये कहना था किनका, ये कहना था आपका थ्रोनडाइक का। सामान्य योग्यता नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, ये चीज कहना था आपका किसका, आपका थ्रोनडाइक को कहना था। ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज, यानी कोई भी मेंटल एक्टिविटी को करने के लिए कुछ एबिलिटीज के सेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेट ऑफ एबिलिटीज, यानी योग्यताओं की समूह होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई काम आपका कंप्लीट होगा। और थ्रोनडाइक ने बताए चार एट्रीब्यूट्स बताए। क्या बताए, 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंसी। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि थ्रोनडाइक के द्वारा इंटेलिजेंसी के कितने एट्रीब्यूट्स दिया गया था, तो 4। कितना दिया गया था, 4। उनका कहना था ये 4 एबिलिटीज या 4 एट्रीब्यूट्स के मदद से हम लोग कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं। स्पेयरमैन तो बताया कि एस फैक्टर जी फैक्टर के हेल्प से हम लोग कोई चीज को कंप्लीट करते हैं, बट थ्रोनडाइक ने क्या बताया कि इन चारों चीजों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चारों चीजों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें लेवल, फिर आता है रेंज, फिर आता है एरिया, फिर आता है स्पीड। लेवल रिफर्स करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क, कि टास्क का डिफिकल्टी क्या है, क्या वो आसान टास्क है या बहुत ही हार्ड टास्क है या मीडियम लेवल का टास्क है। तो पहले तो टास्क का लेवल आपको फाइंड करना है। सेकंड रेंज, रेंज रिफर्स टू ए नंबर ऑफ टास्क एट ए गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। अब मान लेते हैं कि पहले टास्क दिया गया आपको, जैसे जेटेट का सिलेबस दे दिया गया आपका साइंस एंड मैथ का, इतना हार्ड सिलेबस आईआईटी जेम का, तो वहां पर हम लोग पहले डिफिकल्टी ऑफ टास्क फाइंड किए। फिर हम लोग क्या किए, रेंज में क्या लिखेंगे, रिफर्स टू नंबर ऑफ टास्क एट गिवन डिग्री, कि कितना टास्क आपको दिया गया। जैसे आपका मैथ में हो सकता है 8 टॉपिक दिया हुआ हो, साइंस में आपको 10 टॉपिक दे दिया गया हो, तो वो है आपका रेंज। क्या है आपका रेंज। एरिया, एरिया मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल, टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल टू व्हिच द इंडिविजुअल इज एबल टू रेस्पॉन्ड। अब आप लेवल ऑफ टास्क में आप देखें कि क्या क्या टास्क था आपका, डिफिकल्टी। अब एरिया में आप देखेंगे कि उसमें कितना टास्क है, कितना एरिया कवर कर रही है टास्क। स्पीड में हम लोग क्या देखेंगे कि इज द रैपिडिटी विथ विच वी कैन रेस्पॉन्ड टू द आइटम्स, कि किस स्पीड से हम लोग पूरा का पूरा टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो जेटेट का सिलेबस आपको समझ में आया ये एग्जांपल। तो इसमें 4 एट्रीब्यूट्स होता है, कितना एट्रीब्यूट्स होता है, 4। लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड, ये याद रखिएगा। थ्रोनडाइक के मल्टीफैक्टर थ्योरी में 4 एट्रीब्यूट्स दिया गया। पहला है लेवल, सेकंड है रेंज, थर्ड है एरिया, चौथा है आपका स्पीड। आपसे पूछ दिया जा सकता है इनमें से कौन सा आपका थ्रोनडाइक का एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई एक दूसरा चीज दे दिया जाएगा। तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी, यानी कि बुद्धिमत्ता सिद्धांत। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफी आसान भी है इसको समझना। ये सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। मल्टीपल मतलब एक से अधिक बुद्धि, एक से अधिक, मल्टीपल इंटेलिजेंसी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पर हम लोग चीजों को एक एक करके आपको बताते हैं। उन्होंने क्या कहा कि इंटेलिजेंसी एक नहीं बल्कि कई प्रकार के होते हैं, यानी इंटेलिजेंसी को उन्होंने डिवाइड किया डिफरेंट टाइप्स में। तो उन्होंने कितने प्रकार में डिवाइड किया, उन्होंने 8 प्रकार में इंटेलिजेंसी को डिवाइड किया। कितने प्रकार में, 8। तो आप याद रखिएगा कि इंटेलिजेंसी कितने प्रकार की होती है, 8 टाइप के होती है, 8 प्रकार के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होती है आपका,
गार्डनर, किसके अकॉर्डिंग? गार्डनर। गार्डनर के अकॉर्डिंग जो है आपका इंटेलिजेंसी जो है आपका 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 8 टाइप्स के। वो 8 प्रकार कौन कौन सा है? 8 प्रकार जो है आपके यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है और यहाँ पर लिख भी दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक है आपका भाषाई बुद्धिमत्ता यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, सभी के पास कम बेसी होता है। हो सकता है कि आप लिटरेचर में बहुत अच्छे हो बट बाकी चीज़ों में आप उतना बढ़िया ना हो, या हो सकता है कि लिटरेचर में आप बहुत खराब हो, बाकी चीज में आप बढ़िया हो। तो एक इंटेलिजेंसी होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, जो भाषा को डिनोट करता है। नेक्स्ट होता है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग यानी तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। कोई के विद्यार्थी आप देखिएगा मैथ में बहुत ही तेज होते हैं। थर्ड है आपका स्पैटियल इंटेलिजेंसी यानी स्थानिक बुद्धिमत्ता। फोर्थ है आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी यानी शारीरिक गतिज बुद्धिमत्ता। फिफ्थ है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। सिक्स्थ आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। सेवेंथ आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। और एट है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। तो ये आठों इंटेलिजेंसी आप याद रखिएगा, एक एक करके हम बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे जिसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंसी होगा तो वो म्यूजिक में तेज होगा। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी इसके पास होगा तो वो बॉडी में स्मार्ट होगा, वो दौड़ धूप करेंगे ज़्यादा। जैसे जितना प्लेयर वगैरह हो गया, जैसे आप बॉडीली काइनेस्टिक में क्या प्लेयर वगैरह आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? प्लेयर। तो ऐसा नाम याद रख लीजिएगा प्लेयर, जैसे कि सचिन तेंदुलकर। पीपल स्मार्ट, इंटरपर्सनल में आप मोदी को रख सकते हैं स्मार्ट पीपल। वर्ड स्मार्ट यानी वर्बल लिंग्विस्टिक यानी वर्ड में काफ़ी स्मार्ट होगा। लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कोई लॉजिक में वो कैलकुलेशन में वो स्मार्ट होगा। नेचुरलिस्टिक यानी नेचर से वो काफ़ी जुड़ा हुआ रहेगा, नेचर के बारे में काफ़ी जानकारी होगा। इंट्रापर्सनल यानी कि खुद स्मार्ट, यहाँ दो है आपका, एक इंटरपर्सनल, जिसमें इंटरपर्सनल में क्या होती है कि इंटरपर्सनल वाला हम कह सकते हैं कि वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। और एक होता है इंट्रापर्सनल जो इंट्रोवर्ट होते हैं। कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट। खुद स्मार्ट है पर लोगों से उतना मिलता जुलता नहीं है, वो इंट्रोवर्ट क्वालिटी के होते हैं। फिर होता है एक विजुअल स्पैटियल जो पिक्चर को देख करके चीज़ों को याद रख लेता है। तो ये सारी इंटेलिजेंसी पाया जाता है। और कहीं ना कहीं लगता है कि मैक्सिमम लोगों में थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो है फिट बैठता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में ज़्यादा इंटेलिजेंट है बाकी में नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कमो बेशी हर चीज़ में कुछ ना कुछ रहता ही है। हो सकता है आप म्यूजिक बढ़िया सुनते हैं, म्यूजिक को याद रख सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ में होगा। वो प्लेयर भी हो सकता है, साथ ही साथ वो गायक भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है। तो दोनों या तीन चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। तो इस प्रकार से गार्डनर ने टोटल 8 प्रकार की इंटेलिजेंसी बताए। सारा हम बता दिए कि 8 प्रकार कौन कौन सा है, चीज़ों को आप याद रखना आसान होगा आपके लिए। अब एक आता है ट्राइआर्किक थ्योरी। ये दिया गया आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा, पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्राइआर्किक थ्योरी जो है त्रियात्मक सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। और इन्होंने क्या बताया? इंटेलिजेंसी को 3 घटकों में विभाजित किया। कितना? 3 घटक। तो ट्राइआर्किक थ्योरी में हम लोगों को इंटेलिजेंसी का 3 एट्रीब्यूट्स देखने को मिलता है। कितना घटक? 3 एट्रीब्यूट्स हम लोगों को देखने को मिलता है ट्राइआर्किक थ्योरी में। क्या क्या है? यह है आपका PCA। क्या है आपका? PCA। पी मतलब होता है आपका प्रैक्टिकल। पी मतलब क्या हो जाता है आपका? प्रैक्टिकल। शॉर्ट फॉर्म आपको लिख दे रहे सो दैट आपको याद रहे। सी मतलब होता है क्रिएटिव। क्या होता है? क्रिएटिव इंटेलिजेंसी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी। एंड ए मतलब होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। तो PCA जो है आपका ट्राइआर्किक थ्योरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्राइआर्किक थ्योरी का पार्ट है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। 3 एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो गया? PCA, पी से हो गया प्रैक्टिकल, क्या हो गया आपका? प्रैक्टिकल। सी से हो गया आपका क्रिएटिव एंड ए से हो गया आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, एनालिटिकल इंटेलिजेंसी मतलब होता है मेंटल स्टेप्स और कंपोनेंट्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब जिसके पास एनालिटिकल इंटेलिजेंसी है वो प्रॉब्लम को ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकता है, वो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन खोज सकता है सेम प्रॉब्लम का। क्या करता है? सॉल्विंग प्रॉब्लम में हम लोग एनालिटिकल इंटेलिजेंस के यूज करते हैं। नया इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में हम लोग एनालिटिकल इंटेलिजेंस के यूज करते हैं। जजमेंट बनाने के लिए, इवेल्युएटिंग के लिए, इन सारी चीज़ों में। क्रिएटिव यानी कि एक्सपीरियंशियल यानी कि वो क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। यूज ऑफ एक्सपीरियंस इन वे द फॉस्टर इनसाइट। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या हो जाएगा आपका? एडेप्टेशन। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडेप्ट करेगा, चीज़ों इन्वायरमेंट को परिवर्तन, इन्वायरमेंट से सीखेगा, इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करेगा और नया इन्वायरमेंट को वो सिलेक्ट करेगा। तो इसे कहते हैं आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, एबिलिटी टू रीड एंड अडेप्ट टू एवरीडे लाइफ। तो इस प्रकार से स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी आपको समझ में आ गया। इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। यहाँ पर और एक और डिटेल में आपको बताया गया। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी में आप अप्लाई करेंगे कोई चीज़ों को यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
क्रिएटिव पे कोई नया चीज क्या करेंगे आप, क्रिएट करेंगे, इन्वेंट यानी खोज करेंगे आप, डिस्कवरी करेंगे आप चीजों को जानने के लिए, इमेजिन करेंगे आप, सपोज उदाहरण लेंगे आप प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ ये हो सकता है। एनालिटिकल में क्या होता है, विश्लेषण करते हैं हम लोग, क्रिटिक, जज, कंपेयर करते हैं और फिर हम लोग इसमें मूल्यांकन करते हैं। तो पीसीए आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटेलिजेंसी है, अब यहाँ पर आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी पार्ट खत्म होता है, बट आपका इंटेलिजेंसी टॉपिक दिया हुआ तो आईक्यू भी आपसे पूछा जाएगा। तो आईक्यू आईक्यू क्या होती है, आईक्यू का फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद रखिएगा, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंसी क्यूटेंट, पहला चीज। सेकंड, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया, तो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका दिया गया, ठीक है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट आपका दिया गया अल्फ्रेड बिनेट और थियोडर साइमन द्वारा विकसित है। ये आप एक स्केल है जिसमें एक साइड आपका फ्रीक्वेंसी रहता है और एक एक्सिस में आपका इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट रहता है जो 0 से 140 तक रहता है। और आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी आईक्यू यानी इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट इक्वल टू होता है मानसिक एज यानी कि मेंटल एज बाई क्रोनिकल एज इंटू 100। यहाँ से आपका आईक्यू निकल कर आती है। अब आईक्यू में हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे। तो आईक्यू के अकॉर्डिंग जो है कोई भी बच्चा किस प्रकार के हो सकते हैं, वेरी सुपीरियर हो सकती है यानी बहुत ही तेज, एवरेज बच्चा हो सकती है, गिफ्टेड बच्चा हो सकती है, डल बच्चा हो सकती है, हाई एवरेज हो सकती है, एक्सट्रीमली लो। इस टाइप के बच्चे हम लोगों को देखने को मिलता है, या इस टाइप के व्यक्ति हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट को 1912 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट स्टर्न प्रपोज इंटेलिजेंस स्टर्न के द्वारा दिया गया। यहाँ पर दो चीज है, यहाँ अल्फ्रेड बिनेट, आईक्यू मापन। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ डाउट था, आईक्यू का जो मापन का पैमाना है, स्केल बनाया था अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा, बट आईक्यू जो दिया गया था वो आपका दिया गया था किसके द्वारा, स्टर्न के द्वारा। वो प्रपोज द इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, जर्मन साइकोलॉजिस्ट स्टर्न, कौन, स्टर्न के द्वारा दिया गया। स्टर्न ने जो है आईक्यू का खोज किया। तो आईक्यू की खोज किसने किया, स्टर्न के द्वारा खोज किया गया। और वो जो पैमाना दिया गया, स्केल दिया गया, वो आपका अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दिया गया, which he defined as the ratio of a personal mental age और इंटेलिजेंस। ठीक है, स्टर्न के द्वारा दिया गया। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया किसके द्वारा दिया गया, ये स्टर्न के द्वारा दिया गया, स्टर्न, STERN, स्टर्न द्वारा दिया गया। और ये जो पैमाना है, स्केल है, इसकी खोज किसने किया था, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा खोज किया गया था। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किसी का आईक्यू स्कोर अगर 130 से ज्यादा है तो उसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग वेरी सुपीरियर कैटेगरी में। अगर 120 से 129 के बीच है तो सुपीरियर कैटेगरी का हो जाएगा। 110 से 119 है तो नॉर्मल से ब्रिलियंट कैटेगरी का होगा। 90 से 109 के बीच होगा उसका आईक्यू तो वह नॉर्मल व्यक्ति कहलाएगा। तो इस प्रकार से पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि 120 से 129 वाले बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं, तो वह आपका सुपीरियर कैटेगरी में आता है। तो ये पूरा का पूरा स्कोर वाला चार्ट आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, 4-5 बार आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक क्या है, तो टिपिकली आईक्यू टेस्ट क्या मेजर करता है, वार्वेल और मैथमेटिकल एबिलिटी। किसको मेजर करता है ये, वार्वेल एबिलिटी को और मैथमेटिकल एबिलिटी को। मैथमेटिकल एबिलिटी को क्या करता है, ये मेजर करता है। बट हम लोग क्या देखें कि गार्डनर खुद 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी बताए, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी जो है आपका चेक हो रही है, बाकी तो चेक हो ही नहीं रहा। तो ये आपका एक ड्रॉबैक है। इसलिए जरूरी नहीं कि आईक्यू आपका पूरा का पूरा 100% करेक्ट बताती है कि जितना आपका स्कोर है उसी हिसाब से आपका लाइफ आगे बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका आपका ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्यों हुआ आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें 2 ही चीज तो टेस्ट हो रहा ना आपका, वर्बल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी। बाकी चीज आपका कहाँ टेस्ट हो रहा, नहीं टेस्ट हो रहा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका ड्रॉबैक है आईक्यू का ये। अब एक होता है आपका इमोशनल क्वोटेंट और इंटेलिजेंसी क्वोटेंट। आईक्यू आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से ईक्यू होता है। ईक्यू में आपका होलिस्टिक थॉट को चेक किया जाता है, जिसमें ये सारी चीजें हैं, इंट्यूशन, इम्पैथी, आर्ट या म्यूजिक, क्रिएटिविटी, अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। ये सारी चीजें आपके ईक्यू के अंदर हम लोग चेक करते हैं। अब और कुछ पैमाना है, स्केल है, जिसमें से एक है आपका वेस्लर बुद्धिमत्ता पैमाना, सेकंड है आपका स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ये सर आपका सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, बट हम इसको ऐड कर दिए, अगर पूछा जाए आपसे तो आप ताकि उसका आंसर कर सके। और ये वाला जो पार्ट है कि इंटेलिजेंसी के विकास में प्रभाव डालने वाले कारक, ये सारा टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जब हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे, जो हाँ जब हम लोग कौन सा, जस्ट मिनट यहाँ पर हम लोग करते हैं। हाँ, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर, हाँ,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंसी। तो अब कल हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंसी, जहाँ पर ये सारे जो मेंटली चैलेंज बच्चे का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, आप वहाँ पर कौन सा टीचिंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन की क्या क्या खासियत होता है, ये सर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड वाला क्लास में हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंसी डिस्कस करेंगे, या हो सकता है कि कल ही के क्लास में हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंसी का भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हुआ इंटेलिजेंसी के बारे में, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, इसका एमसीक्यू भी करा दिया जाएगा आपको, सो दैट आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाए। और फिर आपका इधर हम लोग देखेंगे तो सीडीपी का लगभग लगभग चीजें आपका यहाँ पर कंप्लीट होने को आया है। बाकी चीजें हम लोग एक एक करके कंप्लीट करा देंगे आपको। सिलेबस इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट कराएंगे तो एक महीना बहुत ही कम पड़ जाता है, बट स्टिल ट्राई, कोशिश करेंगे कि ताकि आपका हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सके। ऐसा ना हो कि सेक्शनल कटअप आपको निकालना होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, सेक्शनल कटअप मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।